क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्कर एंड कंपनी सोच रहे हैं कि इन लोग बोरो करें 60 करोड़ का लोन 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, यानी इनको 60 करोड़ का लोन चाहिए, अभी नहीं चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए। और कितने पीरियड के लिए चाहिए? सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9% पर एनम। पर एनम वर्ड पे गौर करना। अब इनको लग रहा है कि 6 महीने बाद जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो कंपनी अपनी पोजीशन को हेज करना चाहती है ताकि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तभी भी इनको खास नुकसान नहीं हो। फिर कंपनी के जो बैंकर्स है ये लोग ने कोट किया है FRA यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कितने परसेंट पे? एट 9.3% पर एनम पे। इट मीन्स कंपनी का जो बैंक है वो कह रहे कि आज FRA यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लीजिएगा और कितने परसेंट में? 9.3% पर एनम में, यानी कि लॉक कर देते हैं ये इंटरेस्ट रेट को। यदि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, लेट से 9.6% हो गया, तो 0.3 का जो गैप है 9.6 और 9.3 के बीच का जो गैप है वो बैंक पे कर देगा। और अगर इंटरेस्ट रेट 8.8 हो गया तभी भी आपको 9.3 ही पे करना पड़ेगा, यानी 0.5% का जो गैप है उतना आपको नुकसान हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? फाइनल सेटलमेंट अमाउंट निकालनी है। यदि 6 महीने बाद 9.6% इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर 8.8% इंटरेस्ट रेट हो गया। देखो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, जिसमें वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट को लॉक कर देते हैं ताकि उन्हें इंटरेस्ट रेट के ऊपर होने वाले चेंजेस का रिस्क ना लेना पड़े। यहाँ दो पार्टी है, पार्कर एंड कंपनी और उसका बैंक। यहाँ पे जो फिक्स इंटरेस्ट रेट लॉक किया जा रहा है वो है 9.3% पर एनम। और यहाँ पे पार्कर एंड कंपनी अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं कि फ्यूचर में चाहे इंटरेस्ट रेट लेट से 20% भी हो जाए तभी भी जो 60 करोड़ का लोन लेने वाले हैं पार्कर एंड कंपनी, उनको वो लोन 9.3% पे ही मिलेगा। तो चलो अब सीधा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको टू द पॉइंट इसके कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बताते जाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बैठ जाए। चलो भाई, तो रेट 6 महीने बाद कितना हो गया है? 9.6% हो गया है। आपको कितने का अमाउंट का लोन चाहिए? 60 करोड़ का। आपको फ़ायदा कितने का हो गया? सर 9.6% पर एनम का रेट है और हमें तो 9.3 पे मिल जाएगा, तो इसी को लिखा हुआ है 9.6% की जगह क्या लिखा है? 0.096 माइनस 0.093, तो 0.3% का आपको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये रेट तो दिया हुआ है सर पर एनम में और हमें तो चाहिए लोन सिर्फ 3 महीने का, तो इसलिए इंटू क्या कर रहे हैं? 3/12। तो इस प्रकार से आपका जो गेन है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 पीरियड में, 6 महीने बाद जो है आपको लोन चाहिए और 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि किस रेट में आपको मिल जाएगा, तो सेटलमेंट यहीं हो जाएगा। बट एक्चुअल में अमाउंट जनरेट कहाँ होगा या अमाउंट ड्यू कहाँ होगा? 9th मंथ में। 6 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन ले रहे हो ना, तो एक्चुअल में अमाउंट ड्यू यहाँ होगा, लेकिन आपको पता इस पीरियड में चल जाएगा तो सेटलमेंट यहीं हो जाएगा, ड्यू टू विच अपन अमाउंट को यहाँ खींच के पीछे लेके आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसी कारण से आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे अपन ने किया है 1 + 0.096 इंटू 3/12 से, तो इससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ये आपके गेन की। सर डिवाइड हमेशा किसे करना है? डिवाइड हमेशा रेफरेंस रेट से चलना है, यानी कि जो रेट उस समय चल रहा होगा। डिवाइड हमेशा रेफरेंस रेट से करना है, फॉरवर्ड रेट से नहीं करना है। ये बात मैंने लिख दी। इसको अपन ने सॉल्व किया पूरे क्वेश्चन को, तो हमें मिल गया कि आपको गेन होगा 4,39,453 रुपीज़ का। तो अभी सिंपल था, लेकिन इसी का ही फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। फाइनल सेटलमेंट अमाउंट इक्वल टू, सबसे पहले एन यानी कि नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, फिर है RR यानी कि रेफरेंस रेट, जो रेट हो गया जो हमारे केस में था 9.6%। 9.6% को अपन ने 0.096 लिखा था।
माइनस एफ आर यानी फॉरवर्ड रेट जिसमें आपने एग्रीमेंट किया है, जो कि हमारे केस में 0.093 है यानी 9.3% है, इनटू DTM। DTM का मतलब है डे टिल मैच्योरिटी या फिर मंथ टिल मैच्योरिटी, वो था हमारा 3 महीने थे, डिवाइड बाय डे इन अ ईयर DY, या फिर मंथ इन अ ईयर भी बोल सकते हैं, तो इसको डिवाइड बाय 12 कर दिए। तो DTM रट मत लेना भाई, DTM डे टिल मैच्योरिटी भी हो सकता है, अगर डेज में दिया रहता तो अपन 90 डेज इस टाइप से लिख देते, और मंथ टिल मैच्योरिटी भी दे सकता है, तो इसको रटने वाली कोई बात नहीं है। डिवाइड बाय क्या किया अपन ने, 1 प्लस RR, मैंने क्या बोला, डिवाइड हमेशा रेफरेंस रेट से करना है, फॉरवर्ड रेट से नहीं करना है, तो 9.6% से करना, 9.3% से मत कर देना, इंटू 3/12 DTM डिवाइड बाय DY। तो ये लिखा हुआ है हमारा सारे मीनिंग्स। चलो अब एक बात और सिखा देता हूँ, इस एग्रीमेंट को लिखते कैसे हैं। तो देखो इस प्रकार से लिखा जाता है, FRA 6/9, यानी ये एग्रीमेंट 6 महीने बाद एग्रीमेंट जो है वो शुरू होगा एंड 9th मंथ के एंड तक चलेगा। 6 महीने बाद शुरू होगा, 9वें महीने तक चलेगा, ऐसे रीड करते हैं 6/9 को। इट मीन सर 6 महीने बाद चालू हो रहा है, 9वें महीने में ख़त्म हो रहा है, तो ये 3 महीने के टेन्योर के लिए किया जा रहा है। इसी प्रकार से FRA 3/9 लिखा रहता तो 3 महीने बाद शुरू होगा, 9th मंथ तक चलेगा, इट मीन्स ये होता 6 मंथ का एग्रीमेंट। तो अब मैंने आपको रीड कैसे करते हैं इस एग्रीमेंट को वो भी बता दिया है इजी लैंग्वेज में। तो सेकंड केस में क्या था, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने बाद 8.8% हो गया है, तो क्या करना है, अगेन 60 करोड़ का लोन है, इंटू 0.088 यानी 8.8% माइनस जो हमारा फॉरवर्ड रेट है, तो सर यहाँ तो हमें नुकसान हो रहा है, यस नुकसान हो रहा है हमें, इंटू 3/12 करना मत भूलना क्योंकि रेट जो है वो पर एनम दिया है, डिवाइड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट इंटू 3/12, रेफरेंस रेट क्या है यहाँ पे 0.088 यानी कि 8.8%। अमाउंट जो अपन यहाँ निकालेंगे नेगेटिव में आएगी, जो कि आई है ये 7,33,855 रुपये 0.19 पैसे नेगेटिव में आई हैं, इट मीन्स आपको हो गया लॉस। अब देखो लॉस तो हुआ ही है ना, आपको मिल रहा है 9.3% में, जबकि मार्केट में रेट क्या हो गया 8.8% हो गया, सो 0.5% का लॉस तो हुआ ही है ना, बस अमाउंट वाइज हमको निकालना है। और हाँ, रेट पर एनम दिया रहता है, तो इसमें यार टाइम पीरियड का ध्यान ज़रूर देना, इंटू 3/12 यहाँ पे अपन ने किया है जितने टाइम का ये लोन था। देखो ऑल्टरनेटिवली क्या दिया हुआ है कि भाई डे टिल मैच्योरिटी 3 महीने की जगह 90 दिन भी ले सकते हो, और डे इन ए ईयर उसको 365 या फिर 360 भी ले सकते हो, उससे भी जो आंसर आएगा चलेगा, वो भी सही कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाते जाओगे तो डेफिनेटली आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हम रीड करते हैं। अब ये जो कंपनी है TM फिनकॉर्प, ये लोग ने FRA बाय किया है 6/9 वाला, 100 करोड़ उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, और FRA का रेट क्या है 5.25%। देखो लिखना कैसे इसको, FRA 6/9 5.25%, यानी कि FRA एग्रीमेंट जो है वो 6 महीने बाद शुरू होगा, 9th मंथ तक एंड होगा, यानी कि 3 मंथ पीरियड के लिए होगा ना। आगे बढ़ते हैं, फिक्सिंग डेट पे यानी 6 महीने बाद अपन आ चुके हैं, उस दिन का माइबोर रेट यानी कि फ्लोटिंग रेट। देखो इंटरेस्ट रेट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट। फिक्स यानी कि जो फिक्स रहेगा, फ्लोटिंग यानी कि जो चेंज होता रहता है। फ्लोटिंग रेट आपको इस प्रकार से दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है माइबोर, माइबोर यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। अब देखो माइबोर की जगह दूसरे रेफरेंस रेट भी दे सकता है, लाइबोर दे सकता है, फोमर दे सकता है, सोफर, सैरॉन, सोनिया, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो जब भी ये वर्ड दिखे तो यानी ये रेफरेंस रेट जो दिए हुए हैं वो फ्लोटिंग रेट को दर्शाते हैं। कुल मिला के ये इंटरेस्ट रेट है। तो फिक्सिंग डेट पे यानी कि 6 महीने बाद अपन आ गए हैं, और अब माइबोर यानी कि फ्लोटिंग रेट क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो बोल रहा है 3 महीने का माइबोर चल रहा है 5.5, यस यही तो हमें चाहिए था, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, तो ये रेट ही हमें उठाना है 5.5%। तो ये क्या दिया हुआ है 6 मंथ का 5.7% और 9th मंथ का 5.85%, यानी 6 महीने बाद 6 महीने के लिए जो रेट चल रहा है, माइबोर चल रहा है, वो है 5.7%, जो हमारे काम का नहीं है। और 6 महीने बाद 9 महीने के लिए जो माइबोर यानी कि फ्लोटिंग रेट चल रहा है वो है
5.85%, जो कि हमारे काम का नहीं है। क्रॉस मार दिया मैंने, लिखा है KMK का मतलब है कुछ मत करना, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। लेकिन आपसे होगा नहीं, आपको लगे यार रेट दिया है तो कुछ ना कुछ उंगली कर ही देता हूँ, भाई मत करना। यहाँ पे आप KMK लिख के आगे बढ़ जाना, क्योंकि हमारा FRA क्या है, हमारा FRA है 6x9, यानी 6 महीने बाद मात्र 3 महीने के लिए ये रेफरेंस रेट हमारे काम का है। चलो भाई, सौदा काटे थे कितने में, 5.25% में, अभी कितना हो गया है, 5.5% हो गया है। तो फ़ायदा हुआ ना ये तो, हाँ सर 0.25% का फ़ायदा नज़र आ रहा है। देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको हो गया इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स। देखो 1% यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। 5.25% आपका फॉरवर्ड रेट है जिसमें आपने सौदा काटा है, और अभी हो गया 5.5%, यानी कि आपका फ़ायदा हो गया है, जिसको अपन लिख सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, बोल रहा है सेटलमेंट अमाउंट निकालो। अगेन सेटलमेंट अमाउंट अपन वही सेम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। तो हम क्या करेंगे, 3 महीने की जगह 90 दिन लेने वाले हैं। DTM लेंगे 90 डेज और DY लेंगे 360 दिन। अब आप भैया मत बोलना सर 365 ले लें क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि साल में 360 दिन लेना है तो आपको 360 ही लेना है। अपनी होशियारी मत कर देना प्लीज़, 365 करके आओगे तो आंसर गलत कर देगा। तो सबसे पहले अपन ने निकाला क्या, एन यानी नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारा है 100 करोड़। फिर अपन ने लिखा इनटू रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, तो रेफरेंस रेट है हमारा 5.5%, फॉरवर्ड रेट है हमारा 5.25%, इनटू DTM यानी डे टिल मेच्योरिटी, वो है हमारा 90 डेज, डिवाइड बाय DY यानी कि डे इन ए ईयर, वो अपन ने लिए यहाँ पे 360 डेज। डिवाइड बाय क्या करना है अपने को, 1 प्लस रेफरेंस रेट DTM डिवाइड बाय DY, तो ये है 1 प्लस रेफरेंस रेट यानी कि 5.5% इंटू DTM डिवाइड बाय DY, जो अपन ने ऊपर लिखा। इस प्रकार से हमें ये आ गया अमाउंट 6,16,523, तो इतने का हमें प्रॉफिट हो गया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे था जो आपसे बन चुका है। सॉल्यूशन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके बताना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना 6 महीने बाद 6 महीने का जो रेट दिया है और 6 महीने बाद 9 महीने का जो रेट दिया है उस पर अपन KMK लिख के आने वाले हैं, यानी कि कुछ मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। एक्स लिमिटेड जो है वो बोरो कर रही है 15 मिलियन पाउंड 6 महीने के लिए, और पीरियड है टोटल 24 महीना, यानी 6 मंथ इंटू 4, 24 महीने के लिए। 6 महीना जो है वो रीसेट पीरियड है। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि सोनिया जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। किस रेट पे लिया है, सोनिया प्लस 10% लिखा है, लेकिन 1% स्प्रेड जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है। अब ऐसा क्यों है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते, बट चलो 10% भी दिए तो भी अपने को आंसर इसी प्रकार से बनाना है। सोनिया प्लस 10% का क्या मतलब है, देखो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से लिखा रहता है, रेफरेंस रेट प्लस स्प्रेड। तो यहाँ पे रेफरेंस रेट क्या है, सोनिया है, और स्प्रेड क्या है, 10% है। तो फाइनल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, सोनिया प्लस स्प्रेड 8% प्लस 10% इक्वल टू 18%। अभी स्प्रेड का क्या मतलब होता है, तो इस एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं एक बैंक लोन देता है 10% पे और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है 6% पे। सो 10% माइनस 6%, 4% क्या होगा, स्प्रेड कहलाएगा। नाउ आगे कंपनी का मानना है कि सोनिया जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, यानी फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। अब आपने लोन लेके रखा है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपको तो लॉस होगा। तो इसके लिए आपको क्या बाय कर लेना चाहिए, कैप ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। तो कंपनी यही प्रपोज कर रही है कि कैप ऑप्शन जो है वो बैंकर से लिया जाए, स्ट्राइक रेट जो है वो 8% होगी। देखो कैप ऑप्शन जो है वो कॉल ऑप्शन के जैसा रहता है। कैप ऑप्शन यदि आप लेते हो तो आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। यहाँ पे लमसम प्रीमियम कितना है, 1% है, यानी पूरे 24 महीने के लिए 1% जो है प्रीमियम लग रहा है। तो आप बोलोगे सर 6 महीने का रीसेट पीरियड है तो पूरे लमसम प्रीमियम को ओवर द पीरियड बांट देना चाहिए, हाँ बांट देना चाहिए।
फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ यहाँ पे 7% पर एनम, यानी 6 महीने का वो 3.5%। तो अपन क्या करेंगे, एंटायर प्रीमियम अमाउंट जो भी आएगी उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो हर 6 महीने का जो है लमसम प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा। नाउ कैप ऑप्शन अपन कब लेते हैं, जब हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 8% स्ट्राइक रेट पे आपने कैप ऑप्शन बाय कर लिया, फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो जाएगा तो 2% का आपको फ़ायदा हो जाएगा, या इस प्रकार से कह लो कि जो एक्स्ट्रा 2% है वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखना, कैप ऑप्शन जो है वो सोनिया पे अप्लाई होता है, स्प्रेड पे नहीं। इसीलिए चाहे स्प्रेड 1% हो या 10% हो, हमको आंसर इसी प्रकार से बनाना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या हुई, यानी फ्लोटिंग रेट जो है हमारा सोनिया वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ हुआ, रीसेट पीरियड 1 में जो है 9% हो गया, यानी 1% इंक्रीज हो गया। रीसेट पीरियड 2 में जो है वो 9.5% हो गया, यानी 1.5% इंक्रीज हो गया। ये पर एनम रेट दिया हुआ है, अपने को 6 महीने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। और थर्ड रीसेट पीरियड के लिए 10% हो गया है। 3 ही रीसेट पीरियड दिए हुए हैं, तो हमें 3 ही पीरियड के लिए कैलकुलेशन करना रहेगा ना। हमें ये शो करना है अपनी वर्किंग से कि कैप ऑप्शन लेने से हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कितना हैज हो गया, यानी टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमको लगता है वो हम निकालेंगे, जो हमारा बच गया माइनस कर देंगे उससे प्रीमियम अमाउंट जो हमने पे किया था। तो नेट हमारा पैसा कितना बच गया इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, वो हमें निकालना है। और याद रखना, सारी वर्किंग्स में आपको जो है नंबर्स या फिगर्स जो है वो 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेना है। तो चलो अब अपन इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले लमसम प्रीमियम जो है अपन निकालते हैं, जो हमें देना पड़ेगा 15 मिलियन पाउंड इंटू 1%, तो ये आ जाएगा 1,50,000। नाउ ये एंटायर 24 महीने का है, लेकिन हमें तो निकालना है कि हर 6 महीने में हमें कितना लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, लमसम प्रीमियम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से। अब इंटरेस्ट रेट कौन सा लेने वाले हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ था फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम, यानी 3.5% फॉर 6 मंथ। तो इसका हमको एन्युटी फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हमने निकाला है, पहले पीरियड का 0.966, सेकेंड का 0.933, थर्ड का 0.901, फोर्थ का 0.871। इसका यदि आप टोटल करते हैं तो आ जाएगा 3.617। इसी को डिवाइड करना है अपने को प्रीमियम से। तो ये लिखिए अपन ने प्रीमियम के अमाउंट, लमसम प्रीमियम डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, तो ये आ गया 40,861। यानी ये प्रीमियम का अमाउंट है जो हर पीरियड में हमको लगने वाला है। कैप ऑप्शन लिए हैं तो प्रीमियम तो लगेगा, तो उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल दी है। नाउ आ जाते हैं मेन आंसर पे। रीसेट पीरियड फर्स्ट निकालते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आपको लगता, लेकिन अब तो क्या है आपकी पोजीशन हैज हो चुकी है, तो इतनी आपकी सेविंग हो जाएगी। तो कितना हो गया था फर्स्ट पीरियड में, 9% हो गया था। तो 9 - 1 = 1% हुआ। ये पर एनम है, तो 6 महीने के लिए कितना हुआ, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5% फॉर 6 मंथ हुआ। अब 15 मिलियन पाउंड इंटू 0.5%, ये आया आपका 75,000 पाउंड। 75,000 पाउंड की आपकी सेविंग हो गई। लेकिन सर हमने 40,861 का प्रीमियम भी तो पे किया, इसको अपन माइनस कर देते हैं। तो हैंस नेट सेविंग जो है हमारी इतने अमाउंट की हो गई। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन मैंने निकाल दिया है। नाउ नेक्स्ट रीसेट पीरियड में क्या हुआ, सर इंटरेस्ट रेट जो है 9.5% हो गया। नाउ 9.5% - 8 = 1.5%, इतने की सेविंग हो गई। लेकिन ये पर एनम है, तो 6 मंथ का आया 0.75%। 15 मिलियन पाउंड इंटू 0.75%, तो ये आ गई आपकी टोटल सेविंग। ये अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन प्रीमियम का अमाउंट जो हमने निकाल के रखा है ईच रीसेट पीरियड के लिए, उसको अपन माइनस करेंगे तो हमारी नेट सेविंग आ जाएगी। नाउ थर्ड रीसेट पीरियड में 10% इंटरेस्ट रेट हो गया था। 10 - 8 = 2%। 2% की सेविंग हो गई, पर एनम है ये, तो 6 महीने के लिए 1% की सेविंग हुई। 15 मिलियन पाउंड इंटू 1%, डेट इज़ 1.5 लाख पाउंड की हमारी जो है सेविंग हो गई। इतना प्रीमियम हमें पे करना पड़ा है हर रीसेट पीरियड में, तो हमारी नेट सेविंग जो है वो 1.5 लाख माइनस 40,861, डेट इज़ 1,09,139 की आ गई। नाउ नेट सेविंग जो हुई हमारी, उसका अपन ने टोटल मार दिया, तो यह आ गई
2,14,917। इसी बात को मैंने लिखा है कि देखो टोटल सेविंग यानी इंटरेस्ट की सेविंग हुई इतने अमाउंट की, इतना आपने टोटल प्रीमियम पे किया है, तो इतनी हमारी नेट सेविंग हो गई है। यहाँ लिखा है आपको 3,37,500 एक्स्ट्रा लगता, बट 1,22,583 कैप ऑप्शन प्रीमियम आपने पे किया है, तो नेट 2,14,917 आपके बच गए। यही निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कैप ऑप्शन लेने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट की सेविंग आपकी हुई है, यानी इंटरेस्ट रेट जितना एक्स्ट्रा आपको लगता है लेकिन अब नहीं लग रहा है, वही अमाउंट आपको निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। यहाँ डीलर कह रहा है जेनरिक स्वैप कर लेते हैं, मैं तुम्हें फिक्स 8% जो है वो देने वाला हूँ। ये फिक्स रेट से मैं 8% पे आपको पेमेंट करूँगा और आप मुझे सोफर यानी कि फ्लोटिंग रेट दे देना, जो भी रेट चल रहा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है $5 लाख का। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट निकालना है। देखो डीलर क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड जो है वो मैं दे दूंगा और फ्लोटिंग आप मुझे दे देना, यानी डीलर जो है वो फिक्स्ड पेमेंट करेगा और फ्लोटिंग पेमेंट ले लेगा। ये जेनरिक स्वैप उसने किया है। वैसे स्वैप क्या होता है? देखो स्वैप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर कैश फ्लोस एक्सचेंज करती है एक फिक्स्ड टर्म्स के हिसाब से। जेनरिक स्वैप में क्या होता है? एक पार्टी जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करेगी दूसरी पार्टी को, एंड उसी से दूसरी पार्टी से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगी। वाइस वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा डीलर क्या कर रहा है? हमारा डीलर जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रहा है एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट जो है वो ले रहा है। तो सिंपल वैल्यू निकाल देते हैं कि डीलर को 6 महीने बाद कितना देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 8% इंटू 6/12, तो ये अमाउंट आ गया 20,000, यानी कि डीलर देगा 20,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट निकालो, यानी फ्लोटिंग रेट पेमेंट उसको कितना मिलना चाहिए। 6 महीने पीरियड का ही देखना है। यहाँ बोल रहा है कि 6 महीने में आपको 181 दिन लेने का है, और जो सोफर यानी कि फ्लोटिंग रेट है वो हुआ 6%। तो सर नुकसान हो गया, 8% के हिसाब से दे रहा था, 6% के हिसाब से ले रहा है। हाँ नुकसान तो हो रहा है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख का 6% इंटू 181 डिवाइड बाई 360। यहाँ पे 6 महीना डिवाइड बाई 12 मत कर देना, क्योंकि साफ साफ दे दिया है 181 डेज, तो आप वहाँ पे 6 महीना लिख के मत आ जाना। सर वैल्यू में थोड़ा बहुत ही तो अंतर पड़ेगा। हाँ पड़ेगा थोड़ा बहुत ही, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। जब लिख दिया है 181 डेज तो दिमाग नहीं दौड़ाना है। पहले वाले पार्ट तक उसने नहीं लिखा था, सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट मांग रहा था, इसलिए अपन ने 6/12 लिख दिया था। यहाँ पे इसमें साफ साफ बोल दिया है 181 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, तो आपको 181 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 5 लाख का 6% इंटू 181 डिवाइड बाई 360 आ गया 15,090, यानी इसको मिला कितना? 15,090 मिला। तो नुकसान हो गया 20,000 माइनस 15,090। हाँ नुकसान हो गया कितना? 4,910 रुपये का। लास्ट पार्ट में इसने यही बोला है कि यदि नेट बेसिस में सेटलमेंट करना हो तो बताओ फिक्स रेट पेयर जो है, जो कि हमारा डीलर था, उसको फ्लोटिंग रेट पेयर को कितना देना पड़ेगा। तो 20,000 देना पड़ेगा, 15,090 लेना पड़ेगा। इट मीन्स नेट बेसिस में 4,910 रुपये देना पड़ेगा। देखो राउंडिंग ऑफ में 15,090 की जगह 15,083 भी आ सकता है, तो वो आंसर भी सही होगा। बस याद रखना 181 डिवाइड बाई 360 लेना है। सर 365 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जेनरिक स्वैप जो है वो बेस्ड है ऑन 30 डिवाइड बाई 360 डेज बेसिस। तो यहाँ पे दे दिया है कि एक साल में 360 ही लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव बैंक जो है वो प्लेन वेनिला स्वैप में एंटर करता है। प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 10 करोड़ का। क्या एग्री किए हैं कि भाई मैं रिसीव करूंगा फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट यानी कि माइबोर, और उसके बदले पे करूंगा फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो डेरिवेटिव बैंक है, ये बोल रहे कि मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करूंगा स्वैप बैंक को, और उससे क्या लूँगा? उससे फ्लोटिंग लेने वाला हूँ। देखो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का मतलब क्या होता है? OIS में दोनों पार्टी एक प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज करते हैं। एक साइड जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है, दूसरे साइड जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो डेरिवेटिव बैंक के क्वेश्चन का वो फिक्स्ड दे रहा है और उसके बदले फ्लोटिंग ले रहा है।
OIS में प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट का नेट सेटलमेंट होता है, इसलिए अभी अपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ये स्वैप कब एंटर किया है? 2 अगस्त यानी मंडे को। और कब से स्टार्ट होगा? 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। कितने दिन तक चलेगा? 7 दिन तक चलने वाला है। नाउ ये ट्यूसडे से लेके मंडे तक आपके माइबोर रेट्स दिए हुए हैं। तो ये ट्यूसडे का रेट है, वेंसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे संडे का कॉमन रेट होगा। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना। एंड अगेन ये मंडे का। तो देखो 7 दिन है बट रेट जो है वो 6 दिया हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे का एक ही रेट होगा। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो साथ में करना है 7.98% लेना फॉर 2 डेज। तो 7.98% को सैटरडे और संडे दोनों के लिए इसलिए लिया गया है क्योंकि संडे है हॉलीडे, इसलिए सैटरडे संडे का अपन कॉमन रेट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इन रेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपन फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। आगे क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। तो आ गए अपन ट्यूसडे में। प्रिंसिपल अमाउंट है 10 करोड़, माइबोर रेट है 7.75%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन। 10 करोड़ इंटू 7.75%, ये पर एनम है, हमें एक दिन का निकालना है। तो इंटू 1 डिवाइड बाई 365, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 21232.8। तो उसमें लिखा है कि डेसिमल मत लेना, राउंड ऑफ ले लेना, तो अपन ने राउंड ऑफ कर दिया है। नाउ अगले दिन वेंसडे में जब अपन आते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेना है? इंटरेस्ट ऐड करके लेना है। इंटरेस्ट ऐड करके न्यू प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेना। सो 10 करोड़ प्लस 21,233 रुपये जो हमारा इंटरेस्ट आया था उसको एडअप कर देना। कर दिया। नाउ 8.15% है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे अब अपन। 10 करोड़ इंटू 8.15% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 22,334। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। नाउ नेक्स्ट डे अगेन फिर से इंटरेस्ट एडअप कर देना, तो ये 22,334 एडअप हो जाएगा, तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। नया प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। नेक्स्ट डे का माइबोर क्या है? 8.12%। तो क्या करेंगे अपन? ये अमाउंट इंटू ये परसेंटेज 8.12% इंटू 1 डिवाइड बाय 365, तो आपको ये फिगर मिल जाएगा 22256। इस प्रकार से अपन फ्राइडे का भी निकाल लेंगे, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। सैटरडे संडे का ध्यान देना, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 7.98% लेना है उस दिन का। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझना, यहाँ पे 10 करोड़ इंटू 7.98% इंटू 2/365 लिखना। यहाँ गलती हो सकती है, 1/365 मत करके आना, 2/365 लेना, बिकॉज सैटरडे संडे का साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 2 दिन का कैलकुलेशन होंगे और इंटरेस्ट देखो 43,764 आया है। नाउ लास्ट डे मंडे का निकालते हैं। ये इंटरेस्ट एडअप कर दिया अपन ने 8.15% के हिसाब से, ये इंटरेस्ट हमारा आ गया मंडे का भी। तो अब सारे इंटरेस्ट का अपन टोटल मार देते हैं, तो ये आएगा 153,740। ये है फ्लोटिंग इंटरेस्ट जो हमें मिलने वाला है। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है हमें डेरिवेटिव बैंक को रिसीव हुआ है 317 अमाउंट नेट ऑन सेटलमेंट, यानी कि हमने फ्लोटिंग अमाउंट ले लिया और फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, तो नेट हमें कितना मिला है? 317 रुपये मिला है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, तो अब निकाल लेते हैं। देखो फ्लोटिंग अमाउंट कितना है? 153,740 जो कैलकुलेट किया अपन ने, माइनस करेंगे इससे फिक्स्ड अमाउंट, तो आ जाएगा हमारा 317। तो इससे मिसिंग फिगर फिक्स्ड अमाउंट आ गया हमारा। फिक्स्ड अमाउंट आ गया 153,423। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो फिक्स्ड रेट तो दिया है नहीं, फिक्स्ड अमाउंट हम निकाल देंगे और फिक्स्ड अमाउंट की मदद से हम फिक्स्ड रेट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड अमाउंट है 153,423। अगर निकालते तो कैसे कैलकुलेट करते? 10 करोड़ इंटू 7/365, क्योंकि 7 दिन का हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट जानना है, इंटू फिक्स रेट परसेंटेज। तो बस फिक्स रेट परसेंटेज जो यहाँ पे मिसिंग फिगर है, तो इसको जब अपन कैलकुलेट करोगे तो हमें मिसिंग फिगर 8% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है, 153,423 इंटू 365 इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए, डिवाइड बाय 7 इंटू 10 करोड़ यानी 70 करोड़, तो ये आएगा 7.99। तो डेसिमल तो लेना नहीं है, तो अप्रॉक्स कर दिया अपन ने 8%। हैंस देखो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। नाउ देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या
रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इट मीन्स आपको फिक्स्ड रेट दे देगा, 8% वो आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि नेट अमाउंट रिसीव्ड जो यहाँ पे 317 हुआ है उसको निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, आप जो है फिक्स रेट परसेंटेज का इस्तेमाल करके ये अमाउंट निकाल दोगे, फिक्स्ड अमाउंट निकल जाएगा, फ्लोटिंग माइनस फिक्स्ड करोगे तो आपको नेट अमाउंट 317 मिल जाएगा। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी इससे ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। सो बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ए इनकॉर्पोरेशन को लोन चाहिए, बोरो करना चाह रहा है $2 लाख, और बी इनकॉर्पोरेशन जो है ये भी बोरो करना चाह रहा है $2 लाख, लेकिन येन में। $1 इक्वल टू 120 येन है, तो कन्वर्ट कर देना, तो 240 लाख येन जो है वो बी लेना चाहता है, बोरो करना चाहता है। कितने पीरियड के लिए? 1 साल के लिए इन लोन लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे दिया हुआ है। देखो, कंपनी ए के लिए अगर वो येन में लोन लेता है तो 5% पड़ेगा, बट सर इसको तो डॉलर पे लोन चाहिए, तो डॉलर पे अगर लोन लेगा तो महंगा पड़ेगा, 9% पड़ेगा। और कंपनी बी के लिए येन में यदि लोन लेता है तो 8% पड़ेगा, और अगर डॉलर में लोन लेता है तो इसको पड़ेगा 10%। अब यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं, आराम से समझना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम समझने में हल्का फुल्का टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम से तो आप इसको मुंह से बना लोगे, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ ये दोनों मिलके करेंसी स्वैप में एंटर करते हैं, जिसकी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, करेंसी स्वैप में क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। अगर बी येन में लोन लेगा तो 8% पड़ेगा, और ए डॉलर में लोन लेगा तो 9% पड़ेगा। दोनों को टोटल कर दो तो आएगा 8 + 9 = 17%। बट अगर इसका लोन उल्टा कर देते हैं, यानी ए येन में लोन ले लेता है तो पड़ेगा 5%, और बी डॉलर में लोन ले लेता है तो महंगा पड़ रहा है अभी दिखने में, लेकिन बाद में इसके एडवांटेज मिलेंगे, तो इसको पड़ेगा 10%। तो दोनों मिलके कितना पे किए? 5 + 10 = 15%। नॉर्मली इनको 17% पड़ता है, लेकिन अभी पड़ रहा है 15%, तो 2% का गेन हो गया है टोटल में। तो 1% इन लोग गेन आपस में बांट लेंगे, इसी को ही करेंसी स्वैप बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि करेंसी स्वैप में बेनिफिट लेने के लिए ए को चाहिए लोन डॉलर में, लेकिन दिलाएंगे उसको येन में, बी को चाहिए लोन येन में, लेकिन दिलाएंगे उसको डॉलर में। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए, यानी ये 2% का गेन हासिल करने के लिए। तो अब एक सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। करेंसी स्वैप एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज, यानी ए इनकॉर्पोरेशन और बी इनकॉर्पोरेशन, इस क्वेश्चन में अलग अलग करेंसीज में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज करती है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि ए इनकॉर्पोरेशन लोन ले रहा है लेकिन बी के लिए, और बी इनकॉर्पोरेशन लोन ले रहा है लेकिन ए के लिए, आपस में इन लोन फिर एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका मेन पर्पस होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का बेनिफिट लेना। तो आंसर सिर्फ इतना ही है। देखो, 2% का गेन मिलने वाला है, 1% ईच आपस में बांट लेंगे, लेकिन किस प्रकार से ये वर्किंग होती है, सारी कैलकुलेशन होती है, उसी के नंबर है। तो अब करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि बी इनकॉर्पोरेशन जो है वो पे करेगा ए इनकॉर्पोरेशन को 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट। 1% पे करेगा ऐसा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बी ए को जितना वो येन में पे कर रहा है, सर 5% पे कर रहा है, तो उससे 1% एक्स्ट्रा पे करेगा, डेट इज 5 + 1 6% पे करेगा। और वहाँ ए इनकॉर्पोरेशन क्या बोल रहा है कि भाई मैं बी इनकॉर्पोरेशन को 9% पे करूँगा। ना आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? क्वांटिफाई करना है अपॉर्चुनिटी गेन, यानी ये जो 2% हमें हुआ है इसकी कैलकुलेशन करनी है। 1% जो आपस में बांटे हैं करेंसी स्वैप को डिज़ाइन करने से, उसको निकाल के दिखाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। चलो सर, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले ए की कैलकुलेशन पूरी येन में करेंगे एंड फाइनल फिगर डॉलर में निकालने वाले हैं, क्योंकि इसको लोन डॉलर में चाहिए था। ए इनकॉर्पोरेशन बैंक को कितना पे करने वाला है? 5% पे करने वाला है। तो ए का आउटफ्लो सबसे पहले बैंक को कितना देगा? ये 5% देगा। तो देखो, $2 लाख का 5% आएगा $10,000,
$10,000 को येन में कन्वर्ट करना है तो इंटू 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया मेरा 12 लाख येन। नाउ ए के आउटफ्लो में पहले बैंक को दे दिया 5%, अब बी को देगा 9%। बोला था ना कि बी को 9% देने वाला हूँ, हाँ सर। तो $2 लाख का 9% आएगा 18,000 और $18,000 को येन में कन्वर्ट किया इंटू 120 येन करके तो आ गया 21,60,000 येन। ये हुआ ए का टोटल आउटफ्लो। नाउ ए को कुछ मिलने वाला है, हाँ सर मिलने वाला है, कितना 5 + 1 यानी कि 6% मिलने वाला है बी से। तो ए का इनफ्लो क्या हो गया, बी से आएगा 6%। $2 लाख का 6% अपन ने किया तो आएगा $12,000 और उसको येन में कन्वर्ट किया तो इंटू 120 येन किया तो ये आ गया 14,40,000 येन। तो कुल मिला के ए का नेट आउटफ्लो क्या हुआ सर, 12 लाख बैंक को पे कर दिया, 21,60,000 बी को पे कर दिया और 14,40,000 बी से रिसीव कर लिया, इसको माइनस कर देना। सो आ गया 19,20,000 येन। येन को यदि कन्वर्ट कीजिएगा डॉलर में तो डिवाइड कर देना 120 येन से तो आ जाएगा $16,000। इफेक्टिव रेट यदि निकाला जाए तो $16,000 का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, डिवाइड बाय टोटल लोन अमाउंट यानी कि $2 लाख इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 8% इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगा। फ़ायदा क्या हुआ सर, देखो फ़ायदा बताता हूँ। ए अगर नॉर्मली बैंक से लोन लेता तो कितने का पड़ता, 9% का पड़ता, तो नेट गेन कितने का हो गया 9 - 8 दैट इज़ 1% का हो गया। $2 लाख का 1% क्या होता है, $2,000। यही तो बोला था ना, क्वांटिफाई करके दिखाओ यानी नंबर्स निकाल के बताओ। नाउ इसी प्रकार बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी की कैलकुलेशन पूरी डॉलर में करेंगे एंड फाइनल फिगर येन में निकालेंगे क्योंकि उसको लोन येन में चाहिए था। अभी देखो बी 10% किसको देगा, बैंक को देगा। फिर बी 5 + 1 यानी 6% किसको देगा, ए को देगा। और बी ए से कितना लेने वाला है, 9% लेने वाला है। इसी की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बी का आउटफ्लो, बैंक को देगा 10%, $2 लाख का 10% आएगा $20,000। देन बी देगा ए को 6%, तो ए को देगा यहाँ 6% लिखा है, कैलकुलेशन $2 लाख इंटू 6% आ गया $12,000। नाउ बी का इनफ्लो देखें, ए से लेगा 9%, ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं जब अपन बी का कर रहे थे तो $2 लाख का 9% कितना आएगा, $18,000। सो देयरफॉर बी का नेट आउटफ्लो क्या है, $20,000 प्लस $12,000 दिया, $18,000 लिया तो इसको माइनस कर देना तो आ गया $14,000। इसको येन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 120 येन करने वाले अपन तो ये आ जाएगा 16,80,000 येन। अब टोटल लोन इन येन कितना था, $2 लाख लिया है, येन में कन्वर्ट किए इंटू 120 येन करके तो आ गया 240 लाख येन। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसको कितना पड़ा, 16,80,000 इंटरेस्ट पड़ा, डिवाइडेड बाय 240 लाख येन का लोन था, इंटू 100 किए तो 7% इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ा। यदि बी डायरेक्ट लोन लेता बैंक से येन में तो उसको कितना पड़ता इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, 8% पड़ता। तो कितने की सेविंग हो गई, 8 - 7 डेट इज़ 1% की अपॉर्चुनिटी गेन इसको मिल गई। अगर इसको क्वांटिफाई किया जाए तो 240 लाख येन इंटू 1% तो ये आ गया 2.4 लाख येन का इसको फ़ायदा हो गया। अगेन देखो 1% का फ़ायदा ही दोनों पार्टी को मिलने वाला है, ये तो अपन ने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही डिस्कस कर दिया था। आपको ये सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी गेन भी निकालना पड़ेगा। देखो यही है आंसर, आंसर में यही दिए हुए, ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के दिखाया है और ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के आंसर में दिखाया है। तो जो मैंने बोला ये लाइन आपको लिख के आनी पड़ेगी कि 1% का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गेन हो रहा है, 1% की सेविंग हो रही है, इसके नंबर रहते हैं। बी के लिए भी यही लाइन लिखनी पड़ेगी। तो आंसर हो गया समाप्त। ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में आपको पूरे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर भी मैंने सॉल्व करके रखा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन के सामने सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया था ताकि सारे फिगर्स और सारी लाइन आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, उसने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया है 40 लाख रुपए अमाउंट पे 1 अप्रैल 2012 को। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट जब उसने लोन लिया था तो था 8.5%
पर एनम, और उसको इंटरेस्ट पे करना है हर साल आखिरी दिन ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को। लेकिन अक्टूबर 2012 में सेंट्रल बैंक ने प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट का, और वो बढ़ने वाला था। देखो 2013 में कितना हो जाएगा 8.75%, 2014 में कितना हो जाएगा 10%, 2015 में कितना हो जाएगा 10.5%, 2016 में कितना हो जाएगा 7.75%। ये है क्या प्रोजेक्शन। तो आरबीआई कहता है कि यार फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो इसको डर लगने लग गया। अब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर चाहता है कि भाई मैं 8.5% से ऊपर तो पे करूँ ही नहीं, तो क्या करेगा, तो वो कैप ऑप्शन जो है वो ले लेगा। नाउ कैप ऑप्शन वो कितने में लेना चाहता है, तो स्ट्राइक रेट है 8.5% पर एनम। अब जो पार्ट ए है आपका, इसमें आपको सिर्फ कहानी लिख के आनी है कैप ऑप्शन की। क्या कहानी लिख के आनी है, देखो ये है आंसर कि भाई बोरोवर जो है वो 8.5% पर एनम से ज़्यादा पे नहीं करना चाहता है इंटरेस्ट रेट, तो वो अपने रिस्क को हेज करेगा, इसीलिए वो बाय कर देगा क्या, कैप ऑप्शन। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 40 लाख, स्ट्राइक रेट क्या है 8.5% पर एनम, और आगे क्या लिखा है ड्यूरेशन कब तक रहेगा इसका कैप ऑप्शन का 31 मार्च 2016 तक। प्रीमियम कैसे पे करना है, अप फ्रंट यानी कि एडवांस में पे करना है जिस दिन आप जो है ऑप्शन बाय कर रहे हो। तो ये पूरी कहानी आप देख लेना, ये आपको लिख के आनी ही पड़ेगी तो ही नंबर मिलेगा। अभी एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन की पॉइंट सारे लिख देना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जहाँ पे कैलकुलेशन है। नाउ पार्टी ने एग्री किया है कि 0.75% जो है वो कैप ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ेगा वंस, यानी सिर्फ एक ही बार पे करना पड़ेगा। तो 40 लाख इंटू 0.75% अपन ने किया तो आ गया 30,000 की प्रीमियम देनी पड़ेगी। अब ऊपर प्रोजेक्शन जो दी हुई थी आरबीआई का वो कोई मतलब का नहीं है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब अपन देखेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च 2013 में ये रेट हो गया 10.2%। तो आओ 31 मार्च 2013 में रेट हो गया 10.2%। हमारी स्ट्राइक रेट जो है 8.5% है, यानी कि 1.7% हमारा एक्स्ट्रा जो लगने वाला था वो सेव हो गया। तो 40 लाख का 1.7% अपन ने निकाला तो आ गया 68,000। आगे बढ़ते 31 मार्च 2014 को यानी सेकेंड ईयर के एंड में 11.5% जो है इंटरेस्ट रेट हो गया है। सो 31 मार्च 2014 की कैलकुलेशन इस प्रकार है, 11.5% जो है हो गया था, 8.5 में अपन ने लिया हुआ है कैप ऑप्शन, तो 3% का हमें फ़ायदा हो गया, या कह सकते हैं हमारा नुकसान बच गया। तो 40 लाख इंटू 3% ये आ गया हमारा 1,20,000। फिर 31 मार्च 2015 में 9.25% हो गई, तो कैलकुलेशन है ये 31 मार्च 2015 में 9.25% माइनस 8.5% यानी कि 0.75% हमारा बच गया। 40 लाख इंटू 0.75% करेंगे तो आ गया हमारा 30,000। लास्ट ईयर बढ़िया है, 31 मार्च 2016 में 8.25% हो गया, जबकि हमारा स्ट्राइक रेट क्या है 8.5% है। तो हम कैप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि सर सस्ते में मिल रहा है तो सस्ते में ले लीजिए, ऑप्शन तो लैप्स कर सकते हैं ना। ये कैप ऑप्शन है, एफआरए तो है नहीं, जो रेट है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे 31 मार्च 2016 को 8.25% ही एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ ऑप्शन लैप्स कर देंगे एज रेट 8.5% से ऊपर नहीं गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन बायर जो है वो रिसीव करेगा कितना 68,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, तो इतना वो रिसीव करने वाला है, जो आएगा 2,18,000। और इसके बदले सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे करना पड़ा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना सिर्फ 30,000 का। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 2,18,000 हमारे बच गए, 30,000 रुपये हमारे खर्चे हुए, तो ओवरऑल हमने 1,88,000 बचा लिया है कैप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो इसी के साथ देखो सातों क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे समाप्त। तो दूसरे चैप्टर के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपके पूरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन का रिविजन कराने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।